हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम पढ़ेंगे MSD 12 इग्नू की एक और कहानी चिता, जिसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। तो कहानी शुरू करने से पहले हम पात्र परिचय कर लेते हैं। इसमें मुख्य 3 पात्र हैं। एक तो जीवन, एक उसकी 5 साल की बेटी रई जो एक प्यारी सी गुड़िया है, और एक है हेती जो उसकी पत्नी थी, लेकिन अचानक से हंसी मजाक के दौरान, पति पत्नी के बीच में कोई हंसी मजाक हो रहा था, उसके दौरान गलती से जीवन के हाथों जो हंसिया है वो लग जाता है हेती को और उसकी डेथ हो जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आग राख में छिप गई थी। राख की ऊपरी परत ठंडी हो जाए इससे कलित रात्रि ठंडी से मध्य रात्रि ठिठुर गई है। जीवन घुटनों पर सिर टिकाए बैठा है। उल्लू की आवाज़ द्वारा खेत का पश्चिमी छोर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा है। उसने उस और कौतूहल शून्य दृष्टि से देखा और ठंडी पड़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखने और उसे बचाए रखने के बारे में सोचने लगा। उसने लंबी फूंक मारी और चिंगारियाँ उड़ने लगी। चिंगारियाँ उड़ती हैं, ऐसे समय जीवन विचारों में डूब जाता है। आज एक युवा स्त्री मर गई है। ये युवा स्त्री हेती नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, एक और किसी युवा स्त्री की बात हो रही है, क्योंकि उसका जो जीवन का खेत है वो शमशान घाट के पास ही है। शमशान अभी तक सुलग रहा था। आधा घंटा पहले जीवन फिर से देख आया था। सारी लकड़ियां सुलग चुकी थी। कुछ भी ठग करने की जरूरत नहीं रह गई थी। बड़े लकड़ों में से अंगारे निकल कर अलग हो रहे थे। अंगारों के बीच की खाली जगह सुलग रही थी। शमशान गर्म हो उठा था, लेकिन अब धीरे धीरे राख जमती जाएगी और सुबह तक सिर्फ नीचे की जमीन गर्म होगी और शायद कुछ बड़े अंगारे कोयले बनकर बचे रहेंगे। उनके बीच कुछ अस्थि अवशेष होंगे, कुछ ढके हुए, कुछ बाहर आते दिखाई देते हुए। 2-3 दिनों तक जीवन की नज़र अनायास उस फैलती हुई राख पर और उनमें से बनाए हुए ढेर पर जाएगी। उसमें से जो ढेर बन गए उन पर जाएगी। फिर वह ढेर भी चारों तरफ फैल जाएगा और अंततः मरने वालों का कोई निशानी नहीं बचेगी कि उससे पहले वह अन्य लोगों से अलग करके पहचाना जा सके। तो अनेकों के विभक्त अवशेषों के साथ ये अवशेष भी मिल जाएंगे। जीवन ये सब देखता रहेगा और सोचता रहेगा। जीवन का खेत बहुत बड़ा है, शमशान से बहुत बड़ा। शमशान तो होगा मुश्किल से 20 बीघे में, और उसमें भी उत्तर की ओर बबूल की घनी झाड़ियाँ हैं, पूरब की ओर पोखर है और दक्षिण की ओर जीवन का खेत। शमशान का ये दक्षिणी छोर जीवन के खेत को बीच में से छेदता है, मानो एक लंबे चौड़े चतुर्भुज को एक त्रिकोण भेद रहा हो। इसी जगह से खेत में आने जाने का रास्ता है। 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता शमशान के बीच से होकर जाता है, इसलिए खेत में आते जाते समय जीवन को आधा शमशान पार करना पड़ता है। कभी कभी वह बाढ़ के बीच में बने रास्तों में पैर रखते रखते खड़ा रह जाता है, पीठ घुमाए बिना ही पीछे की ओर देखता है। उसकी नज़र शमशान पार करके दूसरे छोर तक पहुंच जाना चाहती है। एक रात उसने सपने में देखा कि उस छोर पर पीपल और जामुन के पेड़ों में से एक झुरमुट है। पेड़ हिल नहीं रहे हैं। हवा पुराने तने के पास से गुजर रही है और बीच के गहरे पोखर से गोल गोल घूमती फिर रही है। उस पोखर के पश्चिमी किनारे पर खड़े पीपल को बीच में से काट दिया गया और कटे हुए तने के टुकड़े पोखर के बीच में छितरे पड़े हैं। उनके ऊपर एक छत्र विहीन झोपड़ी है। उनमें जीवन ने उनमें एकदम अकेले पड़े एक बच्चे को देखा। सुनहरे बाल उसकी आंखों तक ढके हुए थे और गालों पर बड़े बड़े आंसुओं की धाराएं सूख गई थी। बच्चा दाहिने हाथ की छोटी उंगली पकड़े बैठा हुआ था। ऊपर देखता ही नहीं था वह। जीवन क्या करे? आवाज़ देकर उसे बुलाने की इच्छा हुई, पर हिम्मत नहीं पड़ी। वह सपना ही था, लेकिन जीवन की नज़र सपने में देखी हुई उस जगह को अब भी खोजती है। आखिर वह मन को समझा लेता है और खेत में चला जाता है। हाँ, उसका खेत शमशान से बहुत बड़ा है। खेत से आमदनी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी पोशाक और घुमंतुओं का सा रहन सहन देखकर ऐसा लगता नहीं है कितनी ही ज़मीन अनबोई पड़ी है, और वैसे देखने भी नहीं जाता। फिर भी हकीकत यह है कि उसकी खेती की पैदावार बहुत अच्छी है। जीवन की बेटी का नाम है रई। 5 वर्ष की है और बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि हेती की याद आ जाए। विवाह को 7 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्षों से जीवन अपने हाथों रोटी बनाता है। रई कब बड़ी होगी और कब यह बोझ उठाएगी और बड़ी होकर बाप के घर रहेगी भी तो कितने दिन। लोग कहते हैं कि जीवन यह सब नहीं देखता।
गांव के लोग कहते हैं कि जीवन का दिमाग फिर गया है, क्योंकि वह बड़े अस्त व्यस्त ढंग से जीता है। जीता भी क्या है, बस यूं ही रहता है। ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखकर एक के बाद एक बहुत से लोग यही समझते हैं, कहाँ आज का फटेहाल जीवन और कहाँ आज से 4-5 साल पहले का तांबे की चमचमाती मूर्ति सा जीवन। कुछ लोग पहले इसका रहस्य भी समझ चुके हैं और उसका विरोध नहीं करते, जो उन लोगों का विरोध नहीं करते जो समझते हैं कि दिमाग जीवन का फिर गया है, क्योंकि उन लोगों को असलियत पता है कि जीवन ऐसा क्यों हो गया। जीवन स्वयं भी इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या हुआ है। तो पिछली गर्मियों में बहुत दिनों के बाद लोगों को जीवन की भारी, बुलंद और कर्कश आवाज़ सुनने को मिली। तो उसे ये आवाज़ कहीं कहीं से कमज़ोर हो गई थी। उसमें परिचय तो था, परंतु सघनता नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज़ को बुलंद करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था। लेकिन कुल मिलाकर यही तो कहना है कि आज यह आवाज़ वही है जो पहले बुलंद थी। राम रमते गर्मी का अंतरा उठाती हुई जो आवाज़ सारे चौगान में और मंदिर के शिखर तक छा जाती थी, यह आवाज़ एकदम धुंधली भला कैसे हो सकती है। इसलिए तो उसे आवाज़ को सुनकर सब चौंक उठते हैं। सारे गांव को उल्टा सीधा कहने वाले पंच उस दिन मीठी सलाह देने आए थे, फिर भी वे जीवन से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उसने सबको खरी खरी सुना दी थी। क्या बात लेकर आए हैं, क्या समझते हैं सब लोग मुझे, क्या ये सब लोग नीचा मुँह करके चले गए थे। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया। अपने घर से किसी को चले जाने के लिए कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार घटी थी। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थात कहना ये चाहते हैं इस कहानी में कि पहले जीवन की आवाज़ बहुत बुलंद थी, बहुत उसकी जो कर्कश आवाज़ थी और बहुत अच्छी लगा करती थी लोगों को। लेकिन जब से हेती की डेथ हुई है, तब से लोग उसको सलाह देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर दो। तो जो पंच परमेश्वर होते हैं गांव के, वो भी आते हैं और बार बार उनको ये सलाह देते हैं। तो उस दिन उसका आवाज़ इतनी कर्कश हो गई, इतनी बुलंद हो गई, और उसने उन सबको झिड़क दिया जो ये सलाह देने आए थे। तो सबको खरी खरी सुना दी। तो इसके जीवन में ये घटना पहली बार हुई थी कि उसने किसी को उल्टा सीधा कहा हो। नहीं तो पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था, वो सबका बहुत अधिक स्वागत किया करता था। वह अलाव के पास से उठ खड़ा हुआ, चरनी में से सूखी कड़वी लेने चला गया, जेठ भर उठा लाया। अलाव भभकने लगा। आग की लपटें आंखों की भौं की ऊंचाई तक पहुंच रही थी, लेकिन इस लपटों में भी गर्मी क्यों नहीं है। उसे लगा शायद बर्फ पड़ने वाली है। जरा भी देर हाथ अलाव से दूर रह जाता तो लगता है कि उंगलियों के पोर जल रहे हैं। ये बर्फ पड़ने की ही निशानी है। फिर सोने के लिए यह रात नहीं बचेगी, इसलिए वह आलस छोड़कर खड़ा हुआ, सोने के लिए चल पड़ा। उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह जगह रहूँगा तो फिर रात ख़त्म हो जाएगी, तो वो सोने के लिए चल पड़ा। बैलों ने उसे देखकर घंटियां बजाई। ज्वार के 2 पूले तोड़कर उसने चरनी में डाले और मचान पर चढ़ गया। पिछोरे को सिर से पाँव तक ओढ़ लिया, ऊपर से गुदड़ी ओढ़ ली। तंबाकू खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे चिलम पीने की इच्छा उसने छोड़ दी, क्योंकि अब उसके पास तंबाकू नहीं थी जिससे वो चिलम पी पाए। उसने एक बार मुंह गाड़ कर देखा। चंद्रमा पश्चिमी की ओर झुका हुआ था। आज पूस की एकादशी है और वह थी पूस की द्वादशी। यहाँ से अब फ्लैशबैक में थोड़ी सी कहानी शुरू होगी कि जब हेती की डेथ हुई थी तो उस दिन पूस की द्वादशी थी। नींद न आने के कारण वह करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि आज नींद नहीं आएगी। उठकर बैठ गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो फिर लेट गया। सिर को अच्छी तरह से ढककर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ा समय तेजी से बीत गया। धीरे धीरे जीवन को अपने पूरे शरीर में एक बोझ सा महसूस हुआ। वह परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उसमें सफल नहीं हुआ तो ज़्यादा उकला उठा। दाहिनी और चांदी की चूड़ी खनकने लगी। उसके कान के पर्दे थरथराने लगे। बाई कान को एक पैनी आवाज़ कुतरने लगी। थोड़ी देर बाद एक तीसरी आवाज़ उभरी, गले में पहने हुए आभूषणों की आवाज़। तीनों आवाज़ें मिलकर एक हो गई और तो एक हाथ जीवन की छाती पर आ पड़ा। यह हाथ आक्रामक नहीं था, गले के हार की तरह आकर्षक था। जीवन ने सोचा, कहीं संकोच के कारण तो यह हाथ जड़ नहीं हो गया है, और उस हाथ को कुशलतापूर्वक उसने दबा दिया। करवट बदलकर उस हाथ का अनुसरण करना चाहती देह को उसने काबू में कर लिया। मचान बाहर से टूटा नहीं, रहस्य खुल गया। दूसरे हाथ में गंडासा देखकर उसे कोई संदेह नहीं रहा। जीवन ने उसके हाथ से गंडासा छुड़ाकर जोर से फेंक दिया। गंडासा ऊपर उछला और फिर पास ही नीचे गिर गया और उसकी धार ठंडी जमीन में खुप गई। लोगों की बात सच्ची थी, जीवन ने कहा। कौन सी बात?
हेती ने पूछा, क्योंकि उसके सपने में हेती आई है और वो उससे बात कर रहा है। कि तू भूत बन गई है? जीवन ने कहा। तुम क्या सचमुच ऐसे मानते हो? मैं भला भूत बन सकती हूँ? हेती बोली। हाँ, बन सकती है। मरने वाले की वेदना इसी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। जीवन बोला। नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। भूत नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं बनी हूँ। देख, यूँ बकवास मत कर, नहीं तो बीज डालूंगा। अब बोल। जीवन बोला। ओह, तुम तो पूरे कसाई हो, हेती ने कहा। कसाई? तू भी ऐसा ही समझती है हेती? सारा गांव भले ही कहे, पर तू भी यही कहेगी। मुझे क्या पता था कि गंडासे की जरा सी चोट तुझे खा जाएगी और मैं बेसहारा हो जाऊंगा। जीवन ने कहा। दोष तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। गुस्से ही गुस्से में मैंने शक्कर दूध पी लिया था और बात छिपाए पड़ी रही थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, हेती बोली। लेकिन सारा गांव तो मुझे हत्यारा कहता है। जीवन ने कहा। गलत बात है। लोग तो सब कुछ भूल गए होंगे। कितने साल हो गए? हेती ने प्रश्न पूछा। जीवन ने कहा। नहीं, कल रई पूछ रही थी। क्या? हेती ने पूछा। कि क्या पूछ रही थी रई? कि लोग कहते हैं मैंने हेती को मार डाला। रई ने अपने बापू से यानी कि जीवन से सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि जीवन ने ही हेती को मारा है। ये बात उसने हेती को बताई कि रई ने मुझसे ऐसे पूछा था। तुमने क्या जवाब दिया? हेती ने पूछा। मैंने कहा, सच्ची बात है बेटा, मैंने ही तेरी माँ को मार डाला था। जीवन ने कहा। तो हेती बोली, ऐसा मत कहो। हाय राम, अब मैं कैसे वापस जाऊँ? कैसे मैं पहले की तरह रई को अपने पास बुलाऊँ? तुम्हारे कैसे पैर दबाऊँ? क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? हेती उठकर बैठ गई और जीवन के पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तुम दूसरा ब्याह कर लो, दुखी मत रहो, हेती ने कहा। क्या कहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, जीवन बोला। आज मैं तुमसे वचन लिए बिना नहीं जाऊंगी, हेती बोली। नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं, जीवन ने कहा। अपनी आवाज़ सुनकर जीवन जाग उठा। दूर कहीं रोते हुए सियार ने उसकी आवाज़ को बीच में ही तोड़ दिया। शमशान के उस पार कोई कुत्ता भौंका था। वह उठ खड़ा हुआ। सवेरा हो रहा था। जीवन की आंखें भारी हो गई। पिछोरा सिर पर बांधकर वह अलाव के पास बैठ गया। आग जलाई। सामने की अनबोई धरती की कालीमा उजाले में चमकने लगी। दूसरी लपट उठे उठे की उस धरती में रिजका उगाया। रिजका होता है मेथी जाति का एक मेथी जाति की एक घास जो पशुओं को खिलाई जाती है। जैसे मेथी होती है ना घास जैसी, वैसे ही एक और मेथी उसी जाति की एक घास है जो पशुओं को खिलाने के लिए काम आती है। तो धरती में रिजका उगाया। उस पर युवती यूँ चलने लगी कि रिजके की फुनगियों से उसका पैर कहीं छू ना जाए। रिजके के छोटे छोटे सफ़ेद फूल उचक उचक कर अपनी संपूर्ण कोमलता के साथ उन पग थलियों का स्पर्श करने लगे। युवती लुभा गई और पल्लू कंधे पर सहेज कर नीचे बैठ गई और रिजका काटने लगी। तो ये जो बात हो रही है वो युवती कौन है? वो हेती है। तुमसे किसने कहा ये काम करने के लिए? जीवन ने कहा। हमारी मर्जी, हेती बोली। उठ उठ, बड़ी आई मर्जी वाली, हमेशा उल्टे काम करेगी, जीवन बोला। बहुत देखी सीधे साधे। तो उसने कहा, उठ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो हेती बोली, अरे जा जा नामर्द। और हाथ से छीना हुआ हंसिया उठा और ओह, जैसे जीवन के अपने ही सिर पर लगा हो। उसने आंखें मींच ली। फिर से देखा तो खून के 2-3 धब्बे अलग अलग आकारों में गोल गोल घूमने लगे। उनकी रफ्तार बढ़ने लगी। एक वर्तुल दिखाई देने लगा। वर्तुल मतलब एक गोला दिखाई देने लगा। वर्तुल छोटा होता गया और उसमें चंद्रमा समा गया। चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा उभर आया। तो पूर्व दिशा में लाल रोशनी फूटने लगी। यह चित्र धुंधला होता गया और दूर होता गया और पश्चिमी की ओर जाकर आंखों से ओझल हो गया। लाल रोशनी बढ़ने लगी और सूरज उगने का समय हो गया। जीवन ने उपलों के पास जाकर एक सूखा उपला उठाया और लाकर अलाव में डाल दिया। मचान के नीचे से आड़े टेढ़े जूते पहनकर घर की ओर चल पड़ा। वह नाले के पास वाली खेत की मेड़ चल रहा था। गांव के पास वाले खेत में महुए के नीचे उसे एक अलाव दिखाई दिया। थरथरी के एक परिवार ने वहां पड़ाव डाल दिया था। थरथरी होता है भजन गाकर घूमते हुए अपना पेट भरने वाले लोगों की जाति। तो ऐसी जाति जो भजन गाती है और घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, और उससे जो मिलता है उसी से वो अपना पेट भर लेते हैं, जो भी उनको रुपया पैसा मिलता है। तो उसने देखा कि अलाव के पास थरथरी के एक परिवार ने वहाँ पे पड़ाव डाल दिया था। 2 बच्चे और उनका बाप ही होगा, मतलब 2 बच्चे थे और एक आदमी था। तो उन्होंने सोचा कि ये उनका बाप ही होगा।
तो छोटे लड़के के पास सारंगी थी। वह ऐसे गा रहा था जैसे उसका बाप उसे सिखा रहा था। पे ला जुमड़ा राणी, अमे रे पोपट राय राजा रमणा, ओतरा ते खंडमा ओंबलो पाक्यो त्यारे, सुडले मारी मने चांच। तो ये वहाँ के लोगों का भजन था। तो बचपन में जीवन में यह गीत बहुत बार सुना था। स्कूल में अंताक्षरी खेलते समय ना जाने कितनी बार यह गीत उसके काम आया था। आज भी उसे कुछ पंक्तियाँ याद थी। बचपन से लेकर पूस के शुक्ल पक्ष की उस द्वादशी तक बीता हुआ समय याद आ गया। उसके पाँव घर तक पहुँच गए थे। वह आंगन में चारों ओर देखता खड़ा रह गया। जीवन की आवाज़ सुनकर रई जाग गई थी। काकी के घर से अपने घर आ गई थी। जीवन भैंस धोने लगा। रई ने चूल्हा सुलगाया। जीवन ने चाय बनाई। दोनों ने पी। तो देखिए 5 साल की बच्ची थी और क्योंकि माँ नहीं थी तो उसे घर के थोड़े से काम आ गए थे और उसने वो चूल्हा जलाना भी सीख गई थी। अरे तुम रो रहे हो बापू? रई ने पूछा। नहीं बेटा, यह तो धुआं हो रहा है ना। आवाज़ को शुष्क बनाने की कोशिश करते हुए जीवन ने उत्तर दिया। मुझे खेत पर एक काम है बेटा। जब तक पशुओं का यह अनाज पक ना जाए आग जलाए रखना और तापती रहना। मैं आता हूँ। यह कहकर वह खेत की ओर चल पड़ा। सूरज उग उठा था। शमशान की आग ठंडी हो गई थी। जीवन ने शांत चिता की ओर एक बार फिर देखकर अपने खेत में कदम रखा और एक बार चिता को मुड़कर देखा। वह दोपहर तक खेत में ही रहेगा। उसका खेत काफ़ी बड़ा है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने उस करुणा को महसूस किया होगा जो उस परिवार के लोग महसूस कर रहे थे कि एक किस तरह से एक छोटी सी गलती से एक हंसी मजाक करने के कारण एक परिवार किस तरह से मुसीबतों से गुजर रहा है, क्योंकि उसमें एक हादसा हो गया था जिसमें उसकी रई की माँ की डेथ हो गई थी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में। अगली कहानी होगी हमारी विद्रोह, जिसे बाबूराव बिगुल ने लिखा है। ये दलित परिवार पर लिखी गई एक कहानी है और बहुत ही भावना प्रधान है। तो इसका वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।